हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। इस टॉपिक के लिए हम देखेंगे क्विक समरी जो कि हमारी रिस्ट्रिक्टेड है एनसीईआरटी के चीजों को लेकर, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये सेशन आपके लिए क्रैश कोर्स का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर। तो आप आराम से अपने नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं जो कि है बहुत पास। तो बिना देर किए हम आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग, फोटोसिंथेसिस एक्चुअली में हमें मालूम है एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है। बट वेयर डज इट टेक्स प्लेस? कौन से ऑर्गेनिजम्स में फोटोसिंथेसिस होता है और कौन सी चीजें होती हैं, कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं जिसकी जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए। हमने जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो वहां हमने अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे कि मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, इन सारे ग्रुप्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें डिवाइड कर दिया गया था। अब बात आती है सेल की। तो सेल जो है वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ये सारे पढ़े थे। अब इसमें से जो यूकैरियोटिक सेल है वो थोड़ा एडवांस्ड वेल स्ट्रक्चर्ड सेल है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल कैसा है? इट इज नॉट वेरी वेल डेवलप्ड, ना ज्यादा अच्छा न्यूक्लियस है, ना ज्यादा अच्छा है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं। तो हम प्रोकैरियोट को करते हैं अलग, पकड़ते हैं यूकैरियोट को, यानी कि यूकैरियोट मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स व्हिच पोजेस सेल वॉल, जो कि प्लांटे किंगडम में इंक्लूडेड थे। उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में हमें क्या देखने को मिल रहा था? फोटोसिंथेसिस। या फिर अगर किसी लोअर ऑर्गेनिज्म में जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे हो गई, वहां पर अगर हमें फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता तो वो भी कैसे मिलता है? यूकैरियोटिक सेल्स में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या हो गया? इन यूकैरियोट्स फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन यूकैरियोट्स में। पहला तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और यूकैरियोट्स में भी कहां पर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट कहां प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, जो वेरी करता है नंबर में, मतलब कम ज्यादा हो सकता है। तो क्लोरेला जो है उसमें सिर्फ एक होता है क्लोरोप्लास्ट, जबकि अबाउट हंड्रेड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन पैलिसेड मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल मतलब हम लीफ की अगर बात करें, लीफ के क्रॉस सेक्शन को हम देखते हैं तो लीफ के क्रॉस सेक्शन में एक हमें अपर एपिडर्मिस मिलती है इस तरीके से, अपर एपिडर्मिस। इसके बाद हमको पैलिसेड लेयर मिलती है। पैलिसेड लेयर के बाद हमें मीजेनकाइमल सेल्स मिलते हैं। मीजेनकाइमल सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? मीजेनकाइमल सेल्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जो क्या करेगा? सनलाइट को ट्रैप करेगा। और नीचे हमारा है लोअर एपिडर्मिस। तो ये लोअर एपिडर्मिस के सेल्स हैं जहां पर स्टोमेटा भी प्रेजेंट होगा, और ये लोअर एपिडर्मिस के सेल होंगे। तो अब इसमें से कौन सी लेयर क्या है फटाफट से बता दो। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। दिस इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हम लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं। ये लीफ है, लीफ का एक्चुअली क्रॉस सेक्शन। लीफ को मैं यहां से देख रही हूं कि मुझे पहली लेयर क्या मिलेगी, आखिर तक जाने तक कौन सी लेयर प्रेजेंट होगी। सो दिस विल बी अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, फिर पैलिसेड लेयर की सेल, पैलिसेड लेयर की सेल, फिर आता है स्पॉन्जी लेयर, स्पॉन्जी लेयर, और फिर आता है लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। अब ये जो स्पॉन्जी लेयर की सेल है वहां पर कौन से सेल्स प्रेजेंट है? मीजोफिल सेल्स हैं। मीजोफिल सेल्स जो हैं इनके बीच में आपको कुछ एम्प्टी स्पेस दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये एम्प्टी स्पेस है, ये पूरा स्पेस क्या है? एम्प्टी है। तो यहाँ पर क्या भरा होगा? यहाँ पर एयर विल बी प्रेजेंट ओवर देयर। ठीक है, तो यहां स्पॉन्जी लेयर में कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं? मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट हैं। मीजोफिल सेल्स आर प्रेजेंट ओवर देयर।
इतनी बात समझ में आई। अब जब सनलाइट आएगी तो सनलाइट ऊपर से आएगी और कौन एब्जॉर्ब करेगा, अब्जॉर्ब हो जाएगी कहां पर, मेसोफिल सेल में, जहां पे प्रेजेंट है क्लोरोफिल। यहां क्लोरोफिल प्रेजेंट है। मैंने पिंक से इसलिए बनाया ताकि आप समझ जाएं कि हाईलाइटेड एरिया क्लोरोफिल का कौन सा है। ऐसा कुछ नहीं है कि पिंक इज रिलेटेड टू क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये होता है किसमें, ये लीफ का साइट है फोटोसिंथेसिस का, जहां पैलिसेड लेयर, ये जो पैलिसेड मेसोफिल लेयर बोली है, ये यही वाली लेयर है जहां पर एंटर होगा, जब हमारी सनलाइट जो है वो ट्रैप होगी, एब्जॉर्ब होगी। क्लोरोप्लास्ट आर विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। क्लोरोप्लास्ट को आप कब देख सकते हो, लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हो, और दे आर कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन्स ऑफ 9 to 10 नैनोमीटर थिक। इसके आसपास 2 मेम्ब्रेन होती हैं जो काफी थिक लेयर होती है। अगर अब हम सेल की भाषा में देखेंगे तो इसके लिए तो ये थिक ही है, 9 to 10 नैनोमीटर की लेयर थिक है। तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर जहां पे फोटोसिंथेसिस इज गोइंग टू टेक प्लेस। इतना कर लिया, डन, ओके। नेक्स्ट इज इंटरनली। जब हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स, स्ट्रोमा और थैलेकॉइड। यहां पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर को अगर मैं बनाऊं तो पहली चीज, जब हम इस पर जाते हैं, प्लास्टिड पर जाते हैं, तो प्लास्टिड जो है वो डबल लेयर का स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, डबल लेयर का स्ट्रक्चर। इस तरीके से, 1 मिनट, लेट मी मेक अ बिट थिक। ये इस तरीके से डबल लेयर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक और लेयर इसके अंदर प्रेजेंट होगी, एक और 1 मिनट, एक और लेयर इसके अंदर प्रेजेंट होगी ऐसे, इस तरीके से। इट विल बी अ 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर। कैसा होगा, 2 लेयर का स्ट्रक्चर होगा। ऐसे 2 लेयर प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है, दिख रही है 2 लेयर प्लास्टिड में। इसके बाद इसके अंदर थैलेकॉइड्स होते हैं। तो थैलेकॉइड्स कैसे दिखते हैं, थैलेकॉइड्स ऐसे दिखते हैं जैसे सिक्के एक दूसरे के ऊपर स्टैक बना के रख दो, ऐसे दिखते हैं। तो ये हमारा थैलेकॉइड, एक थैलेकॉइड है, ग्रुप का नाम चेंज हो जाएगा, दिस वन इज थैलेकॉइड। और फिर ये अरेंज्ड ऐसे अटैच रहते हैं, दिस इज थैलेकॉइड, ठीक है। अब ये इसमें से अगर मैं इसे बाहर निकाल कर देखूं तो दिस वन पोर्शन इज थाइलाकॉइड। ये एक पोर्शन थाइलाकॉइड कहलाता है। लेकिन जब आप इसकी स्टैकिंग कर देते हो तो वो पूरा क्या कहलाता है, यानी कि मैं अब किसकी बात कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं इस पूरे की। इस पूरे को हम क्या कहते हैं, दिस कंप्लीट थिंग इज कॉल्ड एज ग्रेना। जहां पर थैलेकॉइड्स जैसे सिक्के को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, कॉइन को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, ऐसे ही अरेंज्ड है। तो ये हो गया हमारा ग्रेना। इसके बाद जो बची कुची इसकी स्पेस है, यानी कि मैं किस स्पेस की बात कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं ये वाले स्पेस की, ये जो स्पेस बची हुई है, ठीक है। ये पूरा एम्प्टी स्पेस जो है, दिस एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। ये एम्प्टी स्पेस क्या कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है। दिस इज स्ट्रोमा, ठीक है। तो थाइलाकॉइड हो गया, स्ट्रोमा हो गया, ग्रेना हो गया। 2 मेम्ब्रेन्स दिख रही हैं। तो ये जो है, ये है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है इट इज इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमारे प्लास्टिड का स्ट्रक्चर हो गया। तो मैट्रिक्स और स्ट्रोमा आपको जो यहां पर लिखा हुआ है वो कहां दिख रहा है, दिस स्ट्रोमा इज दिस स्ट्रोमा एंड थाइलाकॉइड इज दिस वन स्टैक। इसमें से अगर मैं एक स्टैक को हटा दूं तो ये क्या है, थाइलाकॉइड है। तो ये हमारी बात हो गई इंटरनली। क्लोरोप्लास्ट कहां प्रेजेंट है, इस थाइलाकॉइड के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। इतनी बात समझ में आ गई। अभी ब्रॉडर व्यू देख लिया। थैलेकॉइड्स आर क्लोरोफिल कंटेनिंग फ्लैट मेम्ब्रेन सैक इन द स्ट्रोमा। तो थैलेकॉइड, हाँ, फ्लैट मेम्ब्रेन दिख रहा है और उस वो स्टैक में अरेंज्ड है। कहां पर अरेंज्ड है, स्ट्रोमा, ये जो खाली जगह है इसमें अरेंज्ड है। तो बस यही लिखा है, ये डायग्राम बना लीजिए। ट्राई टू रिमेंबर इट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है हमारा एट सम प्लेसेस 20 to 50 थैलेकॉइड डिस्क गेट्स एग्रीगेटेड टू फॉर्म ग्रैनम। अब ये जो है डिस्क हैं ये एक दूसरे के ऊपर 20 भी हो सकती हैं, 20 से ज्यादा 50 तक भी हो सकते हैं, तो वो क्या बना लेंगे, ग्रैना बना लेंगे। ग्रैनम थैलेकॉइड्स आर साइट ऑफ लाइट रिएक्शन वेयर स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। अब फोटोसिंथेसिस में दो चीजें होती हैं, वो दोनों चीजें क्या है, वन इज द लाइट रिएक्शन, अदर वन इज द डार्क रिएक्शन। Light reaction and first and other one is dark reaction। ठीक है, अब अगर आप इसको देखोगे डायग्राम को, ठीक है, तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में होता क्या है, थाइलेकॉइड में होती है लाइट रिएक्शन जबकि स्ट्रोमा में होती है डार्क रिएक्शन। तो यहां थैलेकॉइड के अंदर होगी लाइट रिएक्शन विल टेक प्लेस ओवर हियर एंड डार्क रिएक्शन विल टेक प्लेस इनसाइड द स्ट्रोमा ऑफ द सेल। तो स्ट्रोमा कौन है, ये है, ठीक है। स्ट्रोमा में कौन सी हो जाएगी, डार्क रिएक्शन, और लाइट वाली यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट जो रिएक्शन होगी वो कहां पर होगी, वो होगी हमारी थाइलेकॉइड में। अब बात यह है कि लाइट और डार्क रिएक्शन में होता क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। जो लाइट रिएक्शन होती है उसमें अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो जाता है सबसे पहले स्टेप पर, और फिर जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। लेकिन जब डार्क रिएक्शन में जाते हैं तो हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर हो जाता है, यानी कि वाटर का ब्रेक डाउन हो जाता है और उसमें से ऑक्सीजन, वाटर और हाइड्रोजन तीन चीजें रिलीज होती हैं। तो ये कैसे होता है, अगर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल H2O होता है और मैं इसको ऐसे लिख दूं HHO 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 HHO, क्या मैं वाटर मॉलिक्यूल को इस तरीके से लिख सकती हूँ, और जब मैं इसे ऐसे लिखती हूँ तो व्हाट डू आई गेट, एक ग्रुप ये बन जाता है, एक ग्रुप ये बन जाता है, तो ये अलग वाटर निकल जाता है, ये अलग वाटर निकल जाता है, बचा जो ये वाला पोर्शन है ये ऑक्सीजन बना लेता है, और फिर हाइड्रोजन और फिर हाइड्रोजन। इस तरीके से हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ कौन से स्टेप में, डार्क रिएक्शन की स्टेप में। तो यहां तक बात समझ में आ गई, लाइट और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है और उसमें क्या होता है, ठीक है, ये कंप्लीट। ओके, आप इसे लिख लीजिए, फर्स्ट थिंग दिस एंड द अनदर थिंग इज दिस। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस कराने वाले पिगमेंट्स कौन से होते हैं, तो दो इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कराते हैं। पहला हमें मालूम है, द फर्स्ट वन इज नेम्ड एज, फर्स्ट वन को हम बोलते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, और दूसरे को हम बोलते हैं केराटिनॉइड, केराटिनॉइड या फिर ज़ैंथोफिल, केराटिनॉइड या फिर ज़ैंथोफिल। हमें मालूम है कि जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, चाहे वो कोई सा भी हो, मे इट बी अ टोमेटो ग्रीन इन कलर, मे इट बी अ ग्रीन चिली दैट इज ग्रीन इन कलर, वो ग्रीन कलर प्लांट के किसी भी पार्ट में कहाँ से आता है, क्लोरोफिल से आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्लांट के कुछ पार्ट्स में हमें कलर देखने को मिलते हैं, जैसे कि लीफ का कलर हो जाता है कभी ऑरेंज जैसा, फ्लावर के अंदर पेटल्स का सुंदर सुंदर कलर होता है, फ्रूट्स के कलर येलो हो जाते हैं या रेड हो जाते हैं, जैसे हरी मिर्ची जो है वो लेटर ऑन रेड में टर्न हो जाती है सूखने के बाद, ग्रीन जो टमाटर होता है वो भी रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रेड कलर कहाँ से आया, तो ये डिफरेंट कलर्स ग्रीन को छोड़ के जितने भी हैं वो सब आते हैं केराटिनॉइड और ज़ैंथोफिल से। अब ये तो हो गया बेसिक। अब क्लोरोफिल कौन सा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला क्लोरोफिल होता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, आउट ऑफ विच क्लोरोफिल ए सबसे अबंडेंट होता है, क्लोरोफिल ए सबसे अबंडेंट होता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। देखिए, मोस्ट कॉमन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन हायर प्लांट्स एंड ग्रीन एल्गे दोनों को इंक्लूड करें तो कौन सा होता है, इट इज द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है। इट इज एसेंशियल पिगमेंट इन फोटोसिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में, यानी कि एटीपी बनेगा। व्हाट इज एटीपी, आई होप बाय नाउ यू रिमेंबर, इट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है,
I hope you remember it by now. Next is it is also called as universal. इस क्लोरोफिल ए को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बोला जाता है या फिर प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सारे क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में, वो क्या होता है? प्रोफायरिन सिस्टम होता है। इट इज द प्रोफायरिन सिस्टम। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नीट लिखकर मार्क करेंगे। प्रोफायरिन होता है जिसमें 4 यानी कि 4 पायरोल रिंग होती हैं, तभी तो प्रोफायरिन बोला है क्योंकि पायरोल रिंग है। तो पायरोल रिंग को हम क्या कहते हैं? टेट्रा पायरोल। अगर 4 हैं तो टेट्रा पायरोल रिंग्स आर लिंक टुगेदर, एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। किसके थ्रू? मीथेन ग्रुप के थ्रू, और एक रिंग सिस्टम बना लेती हैं। तो कितनी रिंग प्रेजेंट होती हैं? 4 पायरोल रिंग प्रेजेंट होती हैं। अगेन अ नीट वाला पॉइंट। और उसके बाद जुड़ी किससे होती हैं? मीथेन ग्रुप से जुड़ी होती हैं। तो इन दोनों के आगे भी नीट लिख के रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। Write it down. Okay. Now the next is पिगमेंट्स में केराटिनॉइड। केराटिनॉइड मैंने आपको बताया एक असेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो येलोइश या फिर रेडिश कलर देता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो ये 2 टाइप का होता है, एक होता है कैरोटीन्स यानी कि बीटा कैरोटीन, और दूसरा होता है ज़ैंथोफिल। मैंने बोला था केराटिनॉइड और ज़ैंथोफिल 2 चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो ज़ैंथोफिल कौन सा होता है? ल्यूटिन एंड ज़ियाक्सिनथिन। तो ये दोनों चीजें अलग अलग कलर प्रोवाइड करेगी। केराटिनॉइड जो है वो लाइट के रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेता है मिड रीजन ऑफ लाइट स्पेक्ट्रम में। लाइट को क्या कर लेता है? अब्सॉर्ब कर लेता है। एंड इट कन्वर्ट्स नेसेंट ऑक्सीजन, जो ऐसे खाली घूमता हुआ ऑक्सीजन है, उसको कन्वर्ट करता है एक मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑक्सीजन में, और प्रोटेक्ट करता है क्लोरोप्लास्ट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को फ्रॉम नेसेंट ऑक्सीजन, ताकि वो खाली जो है ऑक्सीजन है उससे कोई हार्म ना हो। तो ये प्रोटेक्ट करता है मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन का है उसको मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके। आई होप केराटिनॉइड इज क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट अब आता है फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन जो है ये एक वाटर सॉल्यूबल टाइप का टेट्रापायरोल पिगमेंट है। टेट्रापायरोल का मतलब क्या है? जहां पर प्रेजेंट होंगी 4 पायरोल रिंग्स, ठीक है, जो कनेक्टेड किससे होना चाहिए? मीथेन ग्रुप से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक, तो ये कहां पाई जाती है? रेड एल्गे में या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे में जो पिगमेंट है, इट इज फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन वापस से 2 टाइप का होता है, फाइकोइराइथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन। फाइकोइराइथ्रिन रेड एल्गे में रेड कलर देगा, फाइकोसाइनिन जो है वो ब्लू कलर दे देगा। कहां पर? हमारे ब्लू ग्रीन एल्गे में। नाउ दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, फाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरेथ्रिन। एलोफाइकोसाइनिन मैं बताना भूल गई थी। एलोफाइकोसाइनिन देगा ब्लू कलर, फाइकोइरेथ्रिन देगा रेड कलर, और फाइकोसाइनिन भी ब्लू ही कलर देता है। और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले ये 2 पिगमेंट्स होते हैं, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरेथ्रिन। तो इसके आगे नीट लिख लीजिए, ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पिगमेंट्स जैसे कि क्लोरोफिल बी हो गया, केराटिनॉइड हो गया, ये सब कुछ एक एसेसरी पिगमेंट होते हैं क्योंकि ये कलेक्ट हो जाते हैं और फिर ट्रांसफर करते हैं लाइट एनर्जी को टू क्लोरोफिल ए फॉर फोटोसिंथेसिस। पहले ये भैया देखो क्लोरोफिल बी और केराटिनॉइड प्रेजेंट था, इसने लाइट को लिया, लाइट को अब्सॉर्ब कर लिया। अब ये जो लाइट एनर्जी है इसको ये क्लोरोफिल बी को देंगे। तो ये एसेसरी काम कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट काम किसका है? वापस से क्लोरोफिल ए का ही है। तो फिर वो फोटोसिंथेसिस कराएगा एंड इट विल प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल फ्रॉम इट्स फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन मतलब लाइट की मदद से जो ब्रेकडाउन है वो ना हो। ठीक, अब हम बात क्या समझे इससे कि भाई जो हमारा केराटिनॉइड है, जो हमारा क्लोरोफिल कौन सा वाला है? बी वाला, वो सिर्फ लाइट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और भेज देते हैं लाइट किसके पास? क्लोरोफिल ए के पास। नाउ दिस क्लोरोफिल ए जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलेगा। ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लिख लीजिए। डन, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। भाई जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके लिए
लाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ये तो हमने एक्सपेरिमेंट में भी देखा हुआ है। लाइट इज अ नैरो बैंड ऑफ रेडिएटिंग एनर्जी विद इन कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय सन एंड द विजिबल सनलाइट रेंजेस फ्रॉम 390 टू 760 नैनोमीटर, आउट ऑफ विच, मतलब देखो अब जब सनलाइट आती है, जो सनलाइट हमें मिलती है वो उसका जो वेवलेंथ होगा वो कम से कम भी 390 से 760 के लगभग होता है। लेकिन जो हमारे प्लांट्स हैं उनको चाहिए एक स्पेशल लाइट का स्पेक्ट्रम जिसे हम कहते हैं पार। एंड व्हाट इज पार? इट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इज पार। ये वो रेडिएशन है जहां पर जो फोटोसिंथेसिस है वो बेस्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन टेक प्लेस इन द लाइट वेवलेंथ, जिसे हम कहते हैं पार, यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो देखो यहाँ लिखा है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन एक ऐसा रीजन है जहां पर वेवलेंथ जो है उस वेवलेंथ में ही, जिसकी वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा नॉर्मली, एंड अप्रोक्सीमेटली जो 50% ऑफ टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है वो यही है। ठीक, तो ये इट इज द बेस्ट रेडिएशन फॉर द फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। उसका नाम क्या है? पार से याद रखना, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, PAR। ठीक है, डन, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज, ये जो पार है ये कितने से कितनी होती है? 400 से 700 नैनोमीटर की तो जो वेवलेंथ है उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। प्लांट्स इसका सिर्फ 2 to 5% हिस्सा ही टोटल पार का ले पाते हैं। अब आता है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। एक ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है कि एक कर्व की मदद से विच शोज द वेरियस वेवलेंथ ऑफ लाइट अब्सॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट, जहां पे हमने ये देखने की कोशिश करी है कि कौन सा पिगमेंट कैसे अब्सॉर्ब होगा। तो हमने इसके लिए एक ग्राफिकल मेथड यूज किया है टू नो कि कौन सी वेवलेंथ ज्यादा अच्छे से अब्सॉर्ब हो रही है, बस उसे ही हम अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। क्लोरोफिल जब अब्सॉर्ब करती है लाइट रेडिएशन इन ब्लू एंड ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लाइट स्पेक्ट्रम, तो हमें क्या मिलता है? ये कौन सा स्पेक्ट्रम है? 430 नैनोमीटर से 662 नैनोमीटर, किस लिए? क्लोरोफिल ए के लिए, एंड 455 टू 654 नैनोमीटर क्लोरोफिल बी के लिए। यानी कि दोनों क्लोरोफिल के लिए डिफरेंट वेवलेंथ का जो रेंज है वो वर्क करेगा। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? एक्चुअल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ ऑफ लाइट अब्सॉर्ब। कितनी लाइट अब्सॉर्ब हुई थी, उसमें से कितना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चला, उसका रेट, इन दोनों के बीच का जो ग्राफ होगा वो एक्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो हमने अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम एज वेल एज पार यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, और क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी के डिफरेंट वेवलेंथ जिसमें वो काम करते हैं, इनको हमने देख लिया है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अप टिल नाउ। नाउ द नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में एक आता है इफेक्ट, वो होता है इमर्सन इनहैंसमेंट इफेक्ट। इंपॉर्टेंट, डिफरेंट कलर के पेन या पेन से अंडरलाइन करना। 1950 में रॉबर्ट एमर्सन और उनके कोवर्कर ने ये खोज करी थी, ये ढूंढ निकाला था कि जो लाइट होती है शॉर्टर वेवलेंथ की, अगर हम वो प्रोवाइड करें एट द सेम टाइम एज लॉन्गर रेड वेवलेंथ, अगर हम शॉर्टर लाइट की वेवलेंथ ले ले और लॉन्गर रेड वाली वेवलेंथ ले ले, तो फोटोसिंथेसिस वाज इवन फास्टर देन द सम ऑफ टू रेट्स विद ईदर कलर अलोन। अगर हम कोई एक कलर ले लेना, एक कलर का वेवलेंथ ले ले, तो उसके रिस्पेक्ट में फोटोसिंथेसिस जो है वो ज्यादा हाई स्पीड पर होता है। दिस सिनर्जिज्म और इन्हांसमेंट इज नोन एज इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट। हमने यहाँ क्या इन्हांस करने की कोशिश करी है? हमने यहाँ इन्हांस करने की करी है कोशिश रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि अगर हम डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट देंगे तो फोटोसिंथेसिस जो है वो डिफरेंट तरीके से ज्यादा तेज हो सकेगा। अब देखो यहाँ ग्राफ दिख रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ लिखा है, लाइट एक्सपोज्ड कितनी है, 650 नैनोमीटर में इतना फोटोसिंथेसिस हुआ, 71 में इतना हुआ, और 650 71 रेड और फार रेड में इतना हुआ। सो दिस इज अबाउट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहां पर हम कोशिश करते हैं फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज करने की, कैसे अलग
अलग अलग वेवलेंथ की हेल्प से, अलग अलग लाइट जो वेवलेंथ है उसकी वजह से, इसको हम कहते हैं इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट। ये किसने दिया था? ये रॉबर्ट इमर्सन सर ने दिया था 1950 में। आई होप दिस मच इज क्लियर। क्लियर? ओके। नाउ द नेक्स्ट कम, रॉबर्ट इमर्सन ने डिटरमाइन किया था क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस इन क्लोरेला बाय यूजिंग मोनोक्रोमैटिक लाइट। व्हाट इज मोनोक्रोमैटिक लाइट? मोनो मतलब वन, क्रोमा मतलब कलर, एक कलर जहां पर प्रेजेंट हो ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, नोटिस अ शार्प डिक्रीज इन क्वांटम यील्ड एट वेवलेंथ दी ग्रेटर दैन 680 नैनोमीटर। तो उनको ऐसा कुछ समझ में आया कि अगर हम इस लाइट को यूज करेंगे तो एक बहुत तेजी से हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो कम हो जाता है मोनोक्रोमैटिक लाइट में। एंड बिकॉज दिस डिक्रीज इन द क्वांटम यील्ड टुक प्लेस इन रेड पार्ट, कहां पर हुई थी? रेड पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम में, इसीलिए दिस फिनोमिना वाज कॉल्ड एज रेड ड्रॉप। ये इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको लिखकर रख लीजिए। This is important for NEET point of view. Write it down and keep. Okay, done? Fine. The next is, जो ये इमर्सन सर का एक्सपेरिमेंट था, इससे ये कंक्लूजन निकला कि जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, उसमें दो लाइट का रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। टू लाइट रिएक्शन इज इन्वॉल्व। एक होता है शॉर्टर वेवलेंथ अब्सॉर्बिंग फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल ए, और दूसरा होता है असेसरी पिगमेंट इंक्लूडिंग अ लॉन्ग वेवलेंथ अब्सॉर्बिंग क्लोरोफिल ए। दिस लेड टू द आइडिया ऑफ टू फोटो सिस्टम। इससे निकल कर आता है हमारा टू फोटो सिस्टम, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं? जिसको हम ऐसे लिखते हैं फोटो सिस्टम 2। 2 से हमारा क्या मतलब है कि दो लाइट की, दो डिफरेंट लाइट की वेवलेंथ की जरूरत है। मैं लिख देती हूं, रिक्वायर्स लाइट ऑफ टू डिफरेंट वेवलेंथ्स। दो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट चाहिए होती है, तो ये फोटो सिस्टम 2 हो जाता है। क्लियर? ओके, आई होप यहाँ पे समझ में आ गया है। अब बात आती है इस फोटो सिस्टम की, तो ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन जो है, प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, वो इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस में। डेफिनेटली प्लांट हो या एनिमल हो, मैक्सिमम चीजें जो इन्वॉल्व होती हैं वो किस चीज को लेकर इन्वॉल्व होती हैं? हमारे प्रोटीन को लेकर। यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल प्रोटीन इन्वॉल्व है, प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स। और हर फोटो सिस्टम में एक रिएक्शन सेंटर होता है जिसके पास स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है एंड इज डिफरेंट इन बोथ दी फोटो सिस्टम। तो दोनों फोटो सिस्टम में ये, अब जैसे ये क्लोरोफिल ए है, दोनों सिस्टम में क्लोरोफिल ए अलग अलग रहेगा। एक जहां पर 1 लाइट ऑफ वेवलेंथ इज रिक्वायर्ड, दूसरा जहां पे 2 लाइट्स ऑफ वेवलेंथ, 2 डिफरेंट वेवलेंथ वाले लाइट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक, तो ये हो गया हमारा फोटो सिस्टम। इसके बाद फोटो सिस्टम 1 कैसा होता है, जिसे हम PS1 भी कहते हैं। तो फोटो सिस्टम 1 PS1, ये तो याद ही रहेगा, इज प्रेजेंट इन स्ट्रोमा थाइलेकॉइड एंड नॉन अप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेनल थैलेकॉइड। यानी कि ये थैलेकॉइड के बाहर नहीं, थैलेकॉइड के बाहर है, थैलेकॉइड के अंदर नहीं है। सो रिएक्शन सेंटर हैज पीक अब्जॉर्प्शन। इस रिएक्शन में जो अब्जॉर्प्शन होता है वो कहां पर मिलता है? 700 नैनोमीटर की लाइट पर मिलता है, जिसे हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, P700। Then we go with the, it can perform cyclic photophosphorylation independently। यहाँ पर photophosphorylation हो सकता है। and PS1 जो है it is active in red and far red light and it carries out reduction of NADP, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate। इसमें ये इसको क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। दोनों वेवलेंथ चल जाएगी, इसको रेड वाली भी चल जाएगी, फार रेड वाली भी चल जाएगी। इसके बाद आता है फोटो सिस्टम 2, जिसे हम PS2 कहते हैं। तो फोटो सिस्टम 2 जो है ये कहाँ पर होता है? ये होता है ग्राना थाइलेकॉइड में, और इसके पास इनएक्टिव रहता है ये फार रेड वाली लाइट में, और रिएक्शन इसकी P680 कहलाती है। वहां पर अगर आपको याद हो तो फोटो सिस्टम 1 में हमारे पास P700 था, और फोटो सिस्टम 2 में ये कितना हो जाता है? भाई ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, ये कितना हो जाता है? फोटो सिस्टम 2 में ये हो जाता है P680। ठीक, ये वाली बात समझ में आ गई? नोट इट डाउन, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज
इट पिक्स अप इलेक्ट्रॉन एमिटेड ड्यूरिंग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। मैंने वो जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करके दिखाया था, HHO, H2O को जब मैंने तोड़ा था तो वाटर बना, ऑक्सीजन बना, हाइड्रोजन बना, उस दौरान ये एक इलेक्ट्रॉन को पिकअप कर लेगा और फिर क्या परफॉर्म करेगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसे हम Z स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। इसके बाद PS2 में कुछ पिगमेंट्स होते हैं, जैसे क्लोरोफिल B 650 वाला, क्लोरोफिल A 660 वाला, क्लोरोफिल A 670 वाला, 678, 680 एंड फाइकोबिलिन्स। ये डिफरेंट पिगमेंट्स हैं। हाँ, ऑप्शंस में पूछा जा सकता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे नीट मार्क कर लीजिए। डन, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज कंसिस्ट ऑफ फोटो सेंटर। इसमें एक फोटो सेंटर होता है जहां पर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है और कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। यानी कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट हमने देखा, पहला हमने देखा फोटो सेंटर होना चाहिए इसके पास जहां पर लाइट अब्जॉर्ब होगी। उसके बाद एक ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स लाइट होना चाहिए, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ठीक। इसके बाद दूसरा इसके पास होना चाहिए हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जहां पर प्रोसेस होगी, हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक। इसके बाद होना चाहिए इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन को ले जाने वाले इलेक्ट्रॉन कैरियर। इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है इस पूरे सिस्टम में। राइट इट डाउन, यही लिखना, वो मत लिखना बस, ठीक है। हाँ, एक और, इसको लाइट हार्वेस्टिंग है ये, तो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को हम और क्या लिख सकते हैं, LHC2, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 में यूज हो रहा है, ठीक। डन, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज 2 मेजर स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या क्या होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। मैंने आपको बताया था लाइट रिएक्शन में 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एक तो अब्जॉर्ब हो जाती है लाइट की एनर्जी, लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाती है, और दूसरा होता है इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में। देखो, टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इन ग्राना पोर्शन। कहां पर प्रोसेस होता है ये वाला, ये प्रोसेस इट टेक्स प्लेस इन दी ग्राना, यानी कि थाइलाकॉइड में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था, वहीं पर हो जाएगा ये वाला लाइट अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। लाइट इज ट्रैप्ड मतलब वही अब्जॉर्ब्ड बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट इन दी थाइलाकॉइड। अब वो जो ग्राना था वो क्या था, ग्राना वाज अ स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड। इसमें से ये एक को अगर मैं निकाल लूं, इसमें से अगर मैं इस एक को निकाल लूं, तो ये जो एक ग्राना है, एक थाइलाकॉइड है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो ये क्लोरोफिल ही है जो लाइट को अपने पास अब्सॉर्ब करके रख लेगा। द लाइट रिएक्शन अकरिंग इन थाइलाकॉइड कंप्लीट्स इन 3 स्टेजेस। अब ये कंप्लीट होता है 3 स्टेजेस में। आई होप दिस इज क्लियर। पहला स्टेज है फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल ए, मतलब लाइट की वजह से क्लोरोफिल जो है वो एक्टिव हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं फोटो एक्साइटेशन, यानी कि लाइट के द्वारा एक्साइटेड क्लोरोफिल ए। बात समझ गए। प्रोसेस ऑफ लाइट रिएक्शन में स्टार्ट्स विद द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ बोथ PS अब्सॉर्ब लाइट एनर्जी। तो फोटोसिंथेटिक जो सिस्टम है वहां पर पहले अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी होता है, देन देयर एंटीना मॉलिक्यूल ट्रांसफर द अब्सॉर्ब्ड लाइट एनर्जी रिएक्शन सेंटर को। लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली, अब जहां रिएक्शन होना है उस सेंटर को लाइट एनर्जी दे दी। इससे क्या होगा, रिएक्शन बोथ PS हाईली एनर्जाइज्ड और फोटो एक्साइटेड। इससे रिएक्शन क्या हो गई, लाइट के द्वारा एक्टिवेट हो गई, तो फोटो एक्साइटेड हो गई, एंड इसके बाद इट एमिट्स द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर वहां से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने लग जाएंगे जैसे ही लाइट उसे एक्टिवेट करेगी। सो द वन थिंग दैट यू लर्न ओवर हियर इज फोटो एक्साइटेशन। लाइट के अब्सॉर्ब होने से जब लाइट को रिएक्शन सेंटर के पास भेजा जाता है तो वहां से क्या रिलीज होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज होने लगते हैं। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस। नेक्स्ट है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का ब्रेकडाउन ये मैं आपको करके बता चुकी थी। मैंने बोला था H2O वाटर होता है, H2O वाटर, H2O वाटर, H2O वाटर। इसमें से एक ग्रुप बन जाता है, और वो ग्रुप कैसा बनता है, देखिए वो ग्रुप ऐसा बनता है, ये वाला है, ये अलग निकल जाएगा, ये वाला अलग निकल जाएगा। दिस विल फॉर्म वाटर, दिस विल फॉर्म वाटर, दिस विल फॉर्म O2, दिस विल फॉर्म H2, दिस विल फॉर्म H2। बस ये होता है, और बच्चे कुछ क्या निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे।
दिस प्रोसेस वाटर स्प्लिट्स इनटू H प्लस O एंड इलेक्ट्रॉन्स, H प्लस भी निकला, O भी निकला, इलेक्ट्रॉन्स भी निकले. 2 इलेक्ट्रॉन्स obtained from photolysis of 1 water molecule is passed on to PS2. एक वाटर मॉलिक्यूल से जब 2 हमारे पास क्या निकल कर आते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन निकल कर आते हैं, तो हम उसे फोटो सिस्टम 2 को दे देते हैं आगे. एंड ऑक्सीजन जो निकली है इज लोकेटेड इन द इनर साइड ऑफ द थैलेकॉइड. ऑक्सीजन थैलेकॉइड में अंदर ही रह जाती है. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ऑल्सो रिक्वायर्स मिनरल्स सच एज मैंगनीज चाहिए, क्लोरीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, ये सारे मिनरल्स भी चाहिए होते हैं. अभी पिछले सेशन में मिनरल्स का इंपॉर्टेंस पढ़ा था, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रो एलिमेंट, मैक्रो एलिमेंट, जिनके ज्यादा होने से टॉक्सिसिटी हो जाती है, जिनके कम होने से क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ जाते हैं. सो दिस इज अबाउट फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. नेक्स्ट है फोटोफॉस्फोराइलेशन, जहां पर लाइट जो है, लाइट एनर्जाइज सिंथेसिस ऑफ एटीपी, लाइट की मदद से एटीपी बनने लग गया, तो हमने कह दिया फोटोफॉस्फोराइलेशन हुआ है. ये कंसिडर किया था सर एमन एटल ने इन 1954. सर एमन ने किया था 1954 में. नीट लिख करके इसे मार्क कर लीजिएगा. तो ये हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो गए. ठीक, इसके बाद आता है स्पेशल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एनर्जी. इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एनर्जी. एनर्जी बनाने का प्रोसेस है. तो ये अलग अलग ग्रीन प्लांट में देखा जाता है, जहां पर एक्सपोज रहेंगे वो पार्ट लाइट को, क्योंकि लाइट ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है. जब हमने क्लास 10th में सबसे पहली बार आर एनवायरनमेंट पढ़ा था, तो वहां पर हमने यही पढ़ा था कि लाइट जो है, सनलाइट जो है, सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है. मतलब वो एकदम मेन इंपॉर्टेंट पहला वही है जो पूरे हमारे प्लांट्स को, एनिमल्स को, पूरे ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है. तो वहीं से व्हेन दे आर एक्सपोज टू लाइट, तो इनमें क्या हो जाएगी, रेस्पिरेशन होने लगेगी, एनर्जी बनने का प्रोसेस होने लगेगा. ये किसने डिस्कवर किया था? सर डिकर एंड टायो ने 1959 में टोबैको में देखा था. साइट फॉर फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में एनर्जी बनने का प्रोसेस चलता है. पेरोक्सिसोम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस. और पेरोक्सिसोम भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये पूछ सकते हैं नीट में. ये किस में पूछा जा सकता है? नीट में पूछा जा सकता है. इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए. डन, ओके. नाउ द नेक्स्ट इज phosphoglycolate is hydrolyzed to form glycolate that usually passes into peroxisome of mesophyll cell and forms glyoxylate. तो जो phosphoglycolate था वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, यानी कि वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन. हाइड्रोलाइज हो गया तो वो क्या बना लेगा? ग्लाइकोलेट बना लेगा. अब ये ग्लाइकोलेट पेरोक्सिसोम के पास जाएगा, पेरोक्सिसोम का है मेसोफिल में, और फिर वो क्या बना लेगा? ग्लायोक्सिलेट बना लेगा. तो ये जो ग्लायोक्सिलेट है ये बाद में कन्वर्ट होता है अमाइनो एसिड ग्लाइसिन में. सो दिस इज ट्रांसमिशन रिएक्शन. इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन रिएक्शन, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट. ट्रांसमिशन रिएक्शन होती है. नोटेड डाउन. डन, ओके. नाउ द नेक्स्ट इज फोटो रेस्पिरेशन, यानी कि C2 साइकिल जो होती है. दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज. ये एंजाइम का नाम है. तो एंजाइम का नाम स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है, याद रखना. इट इज सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज. जहां पर भी एज लग जाता है वो एंजाइम ही होता है, ये याद रखिएगा. तो ये जो फोटो रेस्पिरेशन का सिस्टम का प्रोसेस है, यहाँ पर हमें एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज. सेरीन जो है वो फर्दर डीएमिनेटेड होता है. डीएमिनेटेड मतलब डीएमिनेशन करना, यानी कि वो जो हमने बनाया है ग्रुप उसका ब्रेकडाउन विथ व्हाट? फ्रॉम पीजीए, व्हिच passes into क्लोरोप्लास्ट फॉर सिंथेसिस ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट एज वेल एज फोटो रेस्पिरेशन. और फिर ये सब कुछ मिलकर के फोटो रेस्पिरेशन लाइट की प्रेजेंस में एनर्जी प्रोड्यूस करने का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं. दिस इज अबाउट द फोटो रेस्पिरेशन. फिर आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं फोटोसिंथेसिस को? पहला होता है एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2. अगर 0.03% यानी कि 300 पार्ट्स पर मिलियन है, तो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अप टू 0.1% इंक्रीजेस द रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट, सॉरी फोटोसिंथेसिस इन प्लांट. अगर ये थोड़ा भी बढ़ेगा तो ये बढ़ाने की कैपेबिलिटी रखता है किसको? फोटोसिंथेसिस को. कॉम्पनसेशन पॉइंट इज रीच्ड एट, कॉम्पनसेटरी पॉइंट कहाँ आता है? 500 से
100 पार्ट्स पर मिलियन में, जहां पर प्लांट्स जो है वो 1 से 10 पार्ट्स पर मिलियन में किसमें देखे जाएंगे, C3 में, और C4 में मिलेंगे आपको कौन से प्लांट, 1 to 10 पार्ट्स पर मिलियन, और 3 वाले कौन है, 50 से 100 पार्ट्स पर मिलियन। अब ये पूछ सकता है कि भाई कौन से वाले प्लांट में कैसा वाला फोटोसिंथेसिस हो रहा था और कितना कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में रिक्वायर्ड था, तो यहाँ पर आपको वो समझ में आ गया। दोनों चीजों को अलग अलग याद करना है। नेक्स्ट है लाइट। तो लाइट कौन सी वाली इंपॉर्टेंट होती है, मैंने आपको बताया था लाइट इंपॉर्टेंट होती है पार वाली, यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ये मैं आपको बता चुकी हूं। अब देखो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड लाइट में होता है, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस, जबकि सबसे कम फोटोसिंथेसिस ग्रीन लाइट में होता है। तो ग्रीन प्लांट के लिए ग्रीन लाइट अच्छी नहीं है, ग्रीन प्लांट के लिए रेड और ब्लू लाइट अच्छी है। इसके बाद रेड लाइट ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस शो करती है अगर हम ब्लू लाइट से कंपेयर करें। तो ये जो पार है, इसके बाद हमारे लिए कौन सी वाली आती है, इसके बाद हमारे पास आती है रेड लाइट, और रेड लाइट के बाद आती है ब्लू लाइट, ब्लू लाइट के बाद ये जो ग्रीन लाइट है, ग्रीन लाइट हमें चाहिए ही नहीं, ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता प्रॉपर्ली, सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड। हाउएवर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रेट वाज ऑब्जर्व्ड इन फुल सनलाइट, और अगर पूरी सनलाइट मिल जाए वो पार वाली, तो फिर तो क्या कहने हैं, वाह भाई वाह, ठीक है, वहां पर बहुत अच्छा फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। तो ये हो गई लाइट की बात। अब वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी डिक्रीजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज सोलराइजेशन। अगर बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी की लाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस जो है वो कम हो जाएगा, तो इसे हम कहते हैं सोलराइजेशन, यानी कि लाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस का रेट हो गया कम। दिस मे बी ड्यू टू फोटो इनहिबिशन एंड फोटो ऑक्सीडेशन। तो इनका ऐसा मानना है कि लाइट के प्रेजेंस में फोटो इनहिबिशन हो जाता है या फिर फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस का रेट गिर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है वो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। इट अफेक्ट्स ओनली एंजाइम। एक्चुअली एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट हो जाती है अगर टेम्परेचर को आप ज्यादा इंक्रीज कर दो। तो कंट्रोल डार्क रिएक्शन, ये क्या करता है, डार्क रिएक्शन में कौन काम कर रहा है, एंजाइम काम कर रहा है। टेम्परेचर बिगड़ा तो वो एंजाइम बिगड़ जाएगा, एंजाइम बिगड़ा तो वो जो हमारी रिएक्शन है डार्क रिएक्शन वो बिगड़ जाएगी। दी ऑप्टिमम टेम्परेचर जो चाहिए है वो होता है 10 to 35 डिग्रीज फॉर C3 एंड 30 to 45 डिग्री फॉर C4 प्लांट्स। मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पर फोटोसिंथेसिस हो सकता है वो है 55 डिग्रीज, डेजर्ट में 75 डिग्रीज, इन सम एल्गे फाउंड इन हॉट स्प्रिंग एंड सम कोनिफर्स इट अकर्स एट -35 डिग्री, और कुछ कोनिफर्स में ये कितना होगा, -35 डिग्रीज तक हो सकता है। तो ये हमको डिफरेंट लाइट के डिफरेंट हमें टेम्परेचर के वेरिएंस याद रखने हैं। इसको अलग कलर के पेन से सिर्फ C3 में ये %, C4 में ये %, नॉर्मली ये %, बस इतना लिख के रखना है। ठीक, ओके। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज। जब हम टेम्परेचर को मिनिमम से ऑप्टिमम तक लेके जाते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जस्ट डबल हो जाता है फॉर एवरी 10 डिग्रीज राइज इन टेम्परेचर। अब ये ऐसा पॉइंट है कि क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा सकता है, सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है ये, ठीक है, कि कौन सा वाला जो है टेम्परेचर, ठीक है, कौन से वाला टेम्परेचर मिनिमम होगा या कौन सा वाला टेम्परेचर है जो डबल कर सकता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, तो आपको बताना रहेगा कि वो कौन सा टेम्परेचर है। क्लियर, ओके। नाउ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे इफेक्ट होता है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम क्या देखते हैं कि किस स्पीड से हमारी रिएक्शन चली फोटोसिंथेसिस की, कितना खाना उसने बनाया और कितना उसने रॉ मटेरियल यूज किया, बस इसका रेशो है। तो यूजुअली मॉर्निंग और इवनिंग में, सुबह के समय और शाम के समय, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द फोटोसिंथेसिस। ये कोरिलेटेड बातें हैं। मॉर्निंग और इवनिंग में रेस्पिरेशन हो या फोटोसिंथेसिस हो वो यूजुअली इक्वल रहता है। बस ये 4 वर्ड इंपॉर्टेंट है, मॉर्निंग इवनिंग में रेस्पिरेशन इक्वल होता है फोटोसिंथेसिस के, तो इतना कोई खास डिफरेंस नहीं आता। ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विल बी यूटिलाइज्ड इन रेस्पिरेशन। जो भी ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान बनती है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज हो जाती है, मतलब एनर्जी बनाने के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट विल बी यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन देखो
जब फोटोसिंथेसिस हुआ ऑक्सीजन निकला, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के काम आ गया। जब रेस्पिरेशन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड निकला, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के काम आ गया। इसको हम कहते हैं कॉम्पनसेशन पॉइंट। इसे हम क्या कहते हैं? कॉम्पनसेशन पॉइंट। मैं आपको क्या बोल रही हूं कि जब फोटोसिंथेसिस हुई थी, जब फोटोसिंथेसिस हुई थी तो उस दौरान क्या निकला था? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन किसने यूज कर लिया? रेस्पिरेशन के लिए ये ऑक्सीजन यूज हो गया। फिर जब रेस्पिरेशन हुआ तो रेस्पिरेशन के दौरान निकला था कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसने यूज कर लिया? फोटोसिंथेसिस ने। बस ये जो सिस्टम है जहां एक दूसरे के जो प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, बाय प्रोडक्ट्स कह लो, तो उसको हम यूज कर लेते हैं। इसको कहते हैं कॉम्पनसेशन पॉइंट। राइट इट डाउन। ओके, सो द नेक्स्ट इज, ये तो हो गया हमारे रेट ऑफ रेस्पिरेशन की बात। अब आता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, अदर एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स हैं, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल है, ऐसे फैक्टर्स जिनके कौन से मिनरल्स की डेफिशिएंसी? मैग्नीशियम, फेरस, कॉपर, जिंक, इन सब की वजह से देयर कम्स अ डिक्रीज इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। पोल्यूटेंट्स हो या फिर हमारे जो मिनरल्स हैं उनकी डेफिशिएंसी हो, इससे फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज हो जाता है। और एक्यूमुलेशन ऑफ फूड इन क्लोरोप्लास्ट आल्सो रिड्यूसेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अलग है वो क्या है कि अगर फूड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाए क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो भी फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा। तो ये है हमारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का केस। ठीक है, लिख लिया इसको? ओके, so now we are done with the explanation for the chapter photosynthesis, जिसकी हमने समरी देखी, क्विक व्यू देखा ग्लांस में। इसके बाद अब हम आ चुके हैं कहां पर? क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस में हम सॉल्व करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि वो क्वेश्चन जो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में भी कोशिश करेंगे और आपको समझ में आएगा किस लेवल के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अपना पेन पेपर कॉपी लेके तैयार हो जाइए और कुछ क्वेश्चंस का आंसर आप दीजिए, कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको मैं बता दूंगी और हम करते हैं इस प्रैक्टिस को स्टार्ट। आइए, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। Photosynthesis is the mode of what? It is the process by which a plant prepare its food. तो ऑप्शंस देखिए, सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, डेड और डिकेइंग और मैटर पे फीड करना है क्या? नहीं। मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन यानी कि जो ऑटोट्रोफिक भी हो और हेटरोट्रोफिक भी हो वो है क्या? नहीं। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच डिपेंड्स ऑन अदर्स। सो इट इज द ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल टाइम्स इज व्हाट? ऑप्शन सी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच एविडेंस कंफर्म दैट ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। कौन सा हमें यहाँ पर एविडेंस लगाना पड़ेगा तो हमें यह समझ में आएगा कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है फोटोसिंथेसिस में वो कहाँ से निकल कर आया है? वाटर से टूट कर आया है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट है आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट इन वाटर रिलीजेस ऑक्सीजन इफ सप्लाइड पोटेशियम फेरोसाइनाइड रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है कि अगर हम क्लोरोप्लास्ट में, आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट में वाटर रिलीज होगा, अगर ऑक्सीजन फ्यूज हो जाए, सप्लाई मतलब ऑक्सीजन मिल जाए किसको? पोटेशियम फेरोसाइनाइड को। तो ये ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यूजेस H2S एंड CO2 टू मेक कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन एंड सल्फर। हाँ, ये भी बनता है। ठीक है, ये अपनी वो लाइट रिएक्शन के बाद जो केमिकल रिएक्शन हो रही थी। आइसोटोपिक ऑक्सीजन सप्लाइड एज एच अपीयर्स इन द ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस। हाँ बिल्कुल, ये भी फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज हो जाएगी। तो एक्चुअली हमने ये 3-4 चीजें देखी थी। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर देखा था, कैसे फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन जो बन रही है वो रेस्पिरेशन यूज कर रही है, रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो फोटोसिंथेसिस यूज कर रहा है। ये सारे स्टेटमेंट सही की तरफ है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल ऑफ द अबव इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। सबसे सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हाइड्रोजन डोनर कौन होता है? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की बात हो रही है, तो सल्फर बैक्टीरिया में हाइड्रोजन डोनर होगा H2S। ऑप्शंस देखिए क्या क्या है, H2O है, H2S है, H2SO4, HNO3, कोई भी नहीं है। H2S सही आंसर है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सम एनारोबिक
photosynthetic bacteria use their hydrogen donor like H2 instead of water because हाइड्रोजन डोनर को यूज करते हैं बजाय वाटर के। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये ऑक्सीजन को टॉलरेट नहीं कर पाते। तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया है ना, एनारोबिक बैक्टीरिया मतलब क्या? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, सो दे आर अनेबल टू टॉलरेट दी ऑक्सीजन। फर्स्ट ऑप्शन है दे कैन नॉट टॉलरेट ऑक्सीजन, हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है अदर डोनर्स आर फ्रीली अवेलेबल इन द ग्रोथ मीडियम, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। अदर डोनर्स नीड लेस एनर्जी इनपुट, ऐसा भी नहीं है। देन है डोनर्स यील्ड मोर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ऐसा कुछ नहीं है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो गया? ऑप्शन ए फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, जब बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस होता है तो कौन सा फोटोसिंथेटिक सिस्टम जो है वो अप्लाइड होता है? तो कौन सा होता है? PS1 होता है। तो PS1 इज प्रेजेंट, PS2 इज नॉट प्रेजेंट, बोथ PS1 एंड PS2 नो, एंड देन नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया यानी कि केमिकल से खाना बनाने वाला जो बैक्टीरिया है उसको अपनी एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो उसे अपनी एनर्जी सन से मिलेगी क्या? नहीं, वो कीमोसिंथेसिस करने वाला है केमिकल। तो कौन सा केमिकल? इनऑर्गेनिक केमिकल से मिलेगी। यस, इनऑर्गेनिक केमिकल से मिलेगी, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से नहीं, इंफ्रारेड रेस से नहीं। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी फॉर दिस क्वेश्चन। Done? Okay. Now, next is which photosystem is exhibited by photosynthetic bacteria? Photosynthetic bacteria जो है वो कौन सा वाला फोटो सिस्टम यूज करता है? इसमें लिखा है पिगमेंट सिस्टम 1 एंड पिगमेंट सिस्टम 2। क्या मैंने ऐसा कुछ पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। ये दोनों कैंसिल, वो तो ए एंड बी कुछ नहीं। पिगमेंट सिस्टम नहीं होता, फोटोसिंथेटिक सिस्टम होता है। तो ये क्या हो गया? नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। सही आंसर हमें यहाँ पर नहीं मिला, सो नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइन, अब हम आ गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिएगा, सब कुछ रीसेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय। किसमें से ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता? फर्स्ट है साइकस, दूसरा है नॉस्टॉक, तीसरा है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और उसके बाद है चारा। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में H2S मिलेगा। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट में, ऑक्सीजन नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2018 नीट का पेपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शन में कौन सा वाला नहीं बनता है? NADPH तो बनता है, NADH नहीं बनता है, ATP बनता है, ऑक्सीजन भी बन जाएगा। जो नहीं बनेगा वो क्या है? ऑप्शन बी इज नॉट फॉर्म्ड। नॉट का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं हो कि आप ये सोचने लग जाओ कि भाई कौन सा वाला यूज हुआ था। जहां पर भी नॉट लिखा होगा, जहां पर भी ट्रू या फॉल्स लिखा होगा, डू या डो नॉट लिखा होगा, उसको ध्यान से देखना है। तो यहां पर क्या पूछा है कि कौन सा वाला प्रोडक्ट नहीं बनता लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में? तो NADH नहीं बनता है। ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया था। Now see the next question. Next question is one scientist cultured cladophora in suspension of azotobacter and illuminated culture by splitting light through prism. एक साइंटिस्ट ने कल्चर किया किसको? क्लैडोफोरा को। सस्पेंशन जो था, कल्चर जो था वो किसका था? एजिटोबैक्टर का था, और उस पर फिर लाइट डाली लाइट स्पेक्ट्रम से। तो ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया अक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ। मेनली बैक्टीरिया हमें कहाँ देखने को मिलेगा? किस रीजन में? पहला वॉयलेट और ग्रीन लाइट में, तो ग्रीन लाइट तो अच्छी होती ही नहीं है, वॉयलेट हमने पढ़ी नहीं है। इंडिगो एंड ग्रीन लाइट फिर से नहीं। ऑरेंज एंड येलो लाइट भी हमने कुछ नहीं पढ़ा। जो हमने पढ़ा है जहाँ प्रोसेस होगी वो कौन सी है? ब्लू लाइट और रेड लाइट। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नीट 2019 का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया था? कौन सी लाइट जो हमने पढ़ा है उससे हमको कोरिलेट करना है, या तो पार पूछ लेगा, या ब्लू लाइट पूछ लेगा, या रेड लाइट पूछ लेगा। ग्रीन लाइट तो यूज ही नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फॉस्फोइनाइल पाइरुवेट इज द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन। ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो है ये प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर की तरह काम करता है। किसमें? ये क्वेश्चन है 2017 का क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए मुझे इसका आंसर क्या हो सकता है? आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए? बताओ।
What do you think is the answer for this question? हम बात कर रहे हैं फॉस्फोइनॉल पायरुवेट की, जहां पर प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होगा तो कौन होगा? ऑप्शंस हैं C3 प्लांट, C4 प्लांट, C2 प्लांट, C3 एंड C4 प्लांट। मैंने आपसे कहा था कि जहां पर भी ऐसा होगा C3 C4 के सामने उसका इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट नोट डाउन करके आप रख लेंगे। आई होप आपने उसे रखा होगा। क्लियर? अब देखो क्या चीज सही लग रही है, C3 में, C4 में, C2 में, C3 एंड C4 में। तो ये जो है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये देखा जाता है सारे C4 कैटेगरी के प्लांट्स में। तो C3 नहीं होगा, C4 होगा, C2 नहीं होगा, C3 भी आएगा नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2017 का है, ठीक है। C3 और C4 पे, इसीलिए मैंने बोला था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय। कौन प्रोड्यूस नहीं करता ऑक्सीजन? फर्स्ट है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, नॉस्टॉक साइकस चारा। तो नॉस्टॉक साइकस चारा तो कर देंगे, ये करेगा H2S वापस से, सॉरी H2S, ठीक है। वापस से ये क्वेश्चन कहां पूछा गया था? 2018 में भी, मोस्ट एक्सपेक्टेड में भी कराया था। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑप्शन सही क्या है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। क्लियर? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। See the next question. Next question is first stable product of carbon dioxide fixation in sorghum is. सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कहां पर, जब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा उस वक्त जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो कौन सा होता है? ऑप्शन है सक्सिनिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, पायरुविक एसिड एंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2021 में पूछा गया था, ठीक है। सो राइट ऑप्शन विल बी व्हाट? क्या बनेगा जब फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का? तो सक्सिनिक एसिड तो नहीं बनेगा, ठीक है। फिक्सेशन ऑफ सॉर्घम पूछा है, सक्सिनिक एसिड नहीं बनता, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, पायरुविक नहीं बनता, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड नहीं बनता। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी फॉर दिस क्वेश्चन। डन? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज Which of the following is not a product of light reaction of photosynthesis? ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था। कहाँ पर देखा था वो? शायद पिछले, ये वाले। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन वो भी था जहां पर क्या पूछा गया था कि कौन सा वाला प्रोडक्ट बनेगा, अलग अलग ऑप्शन के जरिए पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 2 में। अब ऐसा ही क्वेश्चन हमसे कहां पर पूछा गया है? ऐसा ही क्वेश्चन हमसे यहां पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ATP, NADH, NADPH या ऑक्सीजन। बस ऑप्शंस को डिफरेंशिएट किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो नहीं बनेगा? वो है NADH। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये तो बिल्कुल याद ही हो जाना चाहिए, ठीक है। डन? Okay, so we are done with the summary of this chapter photosynthesis. We are done with the most important question of this chapter and we are done with the previous year questions also. अब आपको क्या करना है? ये सारी चीजें रिवाइज करनी है। कहाँ पर रिवाइज करेंगे? ऑफिशियल वेबसाइट टाइप करिए www.magnetbrains.com। ऑफिशियल पेज पर जाइए, वहाँ ऑप्शन मिलेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का। वहाँ जाकर अपना टॉप कोर्स यानी कि नीट को एक्सप्लोर करिए, जहाँ पर ये वाला आपको सेशन दिखेगा जहाँ आप क्रैश कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। वॉच नाउ क्लिक करिए, तो जैसे ही वॉच नाउ क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्टिव पेज ओपन होगा जहां पर आप वॉच ऑल वीडियोस में जाके अपने सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ऐसे वीडियो प्ले हो जाएगा आपके सामने। ये सारी चीजें मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट पर आपके लिए अवेलेबल है। ये पूरा क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री आपके नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। बस आपको क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और कीप स्टडीइंग। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।